मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पृष्ठीय रसायन। इस वीडियो में हम देखेंगे इमल्सन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखे थे कि कोलाइडी पार्टिकल्स के या कोलाइडों के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। इस वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक है पायस या इमल्शन। इन इमल्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनका निर्माण कैसे होता है, गुण क्या है, अनुप्रयोग क्या है, इनका विपायसीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इनके अर्थ से। अर्थ का मतलब परिभाषा है, क्या होते हैं। जो ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, जब हमने सोलों के या कोलाइडी विलयनों के प्रकार पढ़े थे, कि हमने जब भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा था कि डीपी और डीएम यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कुल मिलाकर 8 प्रकार के सॉल थे। उनमें एक विशेष प्रकार थे द्रव में जो सॉल होता है उसको हम इमल्सन या पायस कहते हैं। ठीक है, मतलब द्रव में बना कोलाइडी विलयन, या हम कहें कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, इमल्सन या पायस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, वहाँ भी बताया था दूध में मोस्ट ऑफ जो पोर्शन होता है वो पानी होता है, जल होता है, लेकिन उसमें वसा के रूप में भी द्रव पाई जाती है। तो वसा उसमें कम मात्रा में है लेकिन है, तो वो द्रव में पायस है। ठीक है ना। तो अब द्रव में पायस तो हो गया। अब हम यहीं से इनके टाइप्स की बात करेंगे, प्रकारों की बात करेंगे कि ये जो इमल्सन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने दूध का उदाहरण आपको बताया कि दूध में पानी वाला हिस्सा तो बहुत ज़्यादा होता है और वसा या तेल वाला हिस्सा कम होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि तेल वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा हो और जल वाला हिस्सा बहुत कम हो। तो परिक्षिप्त प्रावस्था तेल है या परिक्षिप्त प्रावस्था जल है, उसके आधार पर हमने इमल्सन्स को 2 भागों में बांटा है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। देखो इमल्सन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो मैंने जल को ब्लैक कलर से दिखाया है और तेल को ऑरेंज कलर से दिखाया है। इस उदाहरण में देखिए हम, परिक्षेपण माध्यम तो है तेल, लेकिन उसमें जल की बूंदें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वितरित हुई हैं, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में प्रेजेंट हैं। तो इसे हम कहेंगे तेल में जल। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं वाटर इन ऑयल, W/O प्रकार का इमल्सन। ये इसका उल्टा हो सकता है कि वितरण अवस्था या कहीं परिक्षेपण माध्यम तो जल है, लेकिन उसमें तेल की बूंदें कहीं कहीं वितरित पाई जाती हैं या परिक्षिप्त प्रावस्था में पाई जाती हैं। तो उसे हम जल में तेल यानी कि ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। वाटर इन ऑयल यानी पानी है तेल में, और ऑयल इन वाटर यानी कि ऑयल है वाटर में यानी कि जल में। ठीक है ना। तो यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, वाटर तेल में जल यानी कि वाटर इन ऑयल, W/O प्रकार का क्या हो गया, इनमें तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में और जल की बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होती हैं। इन्हें हम तैलीय पायस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मक्खन में ज़्यादातर भाग पोर्शन जो होता है उसका वो वसा का होता है, घी का होता है, लेकिन उसमें बीच में जल भी पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स जो अपन विंटर्स में यूज़ करते हैं, या कॉड लीवर ऑयल, ये सभी ऑयल वाटर इन ऑयल के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें पानी कम मात्रा में होता है और वसा ज़्यादा मात्रा में होती है। दूसरा प्रकार है तेल में जल यानी कि ऑयल इन वाटर। ठीक है ना, ऑयल इन वाटर नहीं, O/W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि जल में तेल यानी तेल तो यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में है और जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में है। तो इनमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल और डीपी यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तेल होता है। इन्हें जलीय पायस भी कहते हैं। जैसे दूध में मैंने भी बताया था ज़्यादातर भाग उसका कैसा है, पानी वाला है। वैनिशिंग क्रीम या मसाज क्रीम जो होती है भी ज़्यादातर पोर्शन जल का होता है, ताकि स्किन की जो मॉइस्चरिंग है, जो नमी है वो बनी रहे। तो इस तरीके से ये इमल्शंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, W/O एंड O/W। अब हम बात करेंगे कि इन इमल्सन्स को हम बना कैसे सकते हैं, निर्माण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट्स में तो हमने देखा था कि द्रव विरोधी विलयनों को मिलाने की बहुत सारी विधियां थी। ठीक है ना, या कुछ भौतिक थी, कुछ संघनन थी, कुछ परिक्षेपण थी, लेकिन इमल्सन्स को बनाने की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी विशेष विधि नहीं है। इनके लिए केवल हमें क्या करना पड़ता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को तेजी से हिलाते हैं,
बहुत तेजी से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने से जो तेल या जल की बूंदें होती हैं वो परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ एक समस्या होती है कि जो ऑयल इन वाटर या वाटर इन प्रकार के दोनों में से किसी प्रकार के जो इमल्सन होते हैं बन तो जाते हैं तेजी से हिलाने से, लेकिन ये स्थायी नहीं होते। तो इनको स्थायी करने के लिए हमें इनमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाने पड़ते हैं, और इन रासायनिक पदार्थों को मिलाने से जो इमल्सन या पायस होता है वो स्थायी हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी किसी रासायनिक पदार्थ को मिलाने से किसी पायस का स्थायीकरण करना उसका पायसीकरण कहलाता है। और जिस रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है उसे हम पायसीकारक या इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम को तेजी से हिलाने पर इमल्सन या पायस बन जाता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। अतः कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाकर इन्हें स्थायी बनाया जाता है। इन पदार्थों को पायसीकारक या इमल्सीकारक कहते हैं, और यह प्रक्रिया पायसीकरण कहलाती है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑयल इन वाटर प्रकार के जो पायस हैं, यानी कि तेल, जल में तेल, इनमें हम पायसीकारक के रूप में प्रोटीन मिला देते हैं, गोंद मिला देते हैं, साबुन मिला देते हैं या अपमार्जक मिला देते हैं। ठीक है, यानी जो सोल में हमने रक्शीकोलाइड पढ़े थे ना, वो रक्शीकोलाइड का ही काम यहाँ पर पायसीकारक कर रहा है। इसी प्रकार से W/O यानी कि वाटर इन ऑयल, तेल में जल प्रकार के पायसों के लिए लंबी श्रृंखला के एल्कोहल व सामलों के धातु लवण आदि उपयोग में लिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे रक्शीकोलाइड था उसने द्रव्य विरोधी की चारों तरफ अपनी एक लेयर बना ली थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो पायस के कण होते हैं उन पायस के कणों की चारों तरफ जो हम पायसीकारक मिला रहे हैं वो एक परत मिला लेते हैं, और उस परत की वजह से ये जो पायस के कण हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, पास पास नहीं आते, और पास पास नहीं आते तो स्थायी बने रहते हैं। ठीक है ना। ये प्रक्रिया होती है इनके पायसीकरण की। अब आगे हम पढ़ते हैं विधियाँ इनकी पहचान करने की, कि हमें ये तो समझ में आ गया कि इमल्सन है, पर अभी ये समझ में नहीं आया कि ऑयल इन वाटर प्रकार का है या वाटर इन ऑयल प्रकार का है, इनमें से किस प्रकार का पायस है। तो उस पायस को पहचानने के लिए अपने पास 3 तरह की विधियां हैं, सूचक विधि, चालकता विधि, तनुता विधि। वैसे हम श्यानता विधि भी काम में ले सकते हैं। ठीक है ना। ये जो विधियां हैं ये इनके अंतर के आधार पर है कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल में अंतर क्या होता है। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं सूचक विधि की। तो सूचक विधि में हम क्या करते हैं, कोई ऐसा रंजक काम में लेते हैं जो या तो तेल को रंगीन बनाता हो या जल को रंगीन बनाता हो। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पहले बात कर रहे हैं कि हमने कोई ऐसा सूचक या रंगीन पदार्थ लिया है जो तेल में घुल जाता है, और घुल जाता है तो उसको रंगीन बना देता है, लेकिन जल में नहीं घुलता। तो हमारे पास जो इमल्सन है अभी हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो ऑयल इन वाटर प्रकार का है या वाटर इन ऑयल प्रकार का है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इमल्सन है उसमें हम सूचक की बूंद डालेंगे। ठीक है ना। तो जो वो सूचक हमने डाला है वो तेल में विलेयशील वाला डाला है। तो अगर हमारा इमल्सन वाटर इन ऑयल टाइप का है तो उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि परिक्षेपण माध्यम के रूप में ऑयल है। तो जो रंजक या सूचक हमने डाला है वो तेल में घुल जाएगा। तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में है या बड़ी अवस्था के रूप में है, वितरण अवस्था के रूप में है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा तेल रंगीन हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा इमल्सन ही कलर्ड हो जाएगा। तो यदि हमने तैलीय प्रकार का सूचक काम में लिया है तो वो तैलीय पायस में यानी कि तेल में जल प्रकार के पायस में पूरी तरह से घुल जाता है, पूरे के पूरे विलयन को रंगीन बना देता है। तो अगर विलयन रंगीन हो गया तब तो वो वाटर इन ऑयल प्रकार का यानी कि तेल में जल प्रकार का पायस है। लेकिन अगर वो जल में तेल प्रकार का पायस होगा तो रंजक जो है वो थोड़ी थोड़ी इन बूंदों में तो घुलेंगे लेकिन जल में नहीं घुलेंगे, और बड़ी अवस्था जल की है तो वो जल जो है वो रंगीन नहीं होगा, यानी कि वो रंगहीन ही रहता है। अब वो रंगहीन ही रहता है, सूचक से रंगीन नहीं होता है, इसका मतलब वो जल में तेल यानी कि ऑयल इन वाटर प्रकार का सूचक है। तो इस तरह से तैलीय सूचक और तैलीय पायस और जलीय पायस की पहचान कर लेंगे कि तैलीय सूचक अगर रंगीन कर रहा है तो वो तैलीय पायस है, और अगर वो रंगीन नहीं कर पा रहा है तो वो जलीय पायस है। क्लियर। ठीक है ना। तो इमल्सन में ऐसा सूचक डालते हैं जो तेल में विलय हो तथा उसे रंगीन बना दे। अतः यदि इमल्सन पूरा रंगीन हो जाए
तो W/O यानी कि वाटर इन ऑयल यानी कि तेलीय पायस है, अन्यथा वो ऑयल इन W यानी कि जलीय पायस के रूप में है। इसका मतलब वो रंगीन नहीं हुआ। दूसरी अपनी विधि हम ले सकते हैं चालकता विधि। चालकता विधि में क्या होता है कि जो तेलीय पायस या जलीय पायस जो होते हैं उनकी चालकताएं अलग अलग होती हैं। जो W/O यानी कि वाटर इन ऑयल प्रकार के का विलयन होता है उसकी चालकता कम होती है, जबकि जो ऑयल इन वाटर प्रकार का चालक इमल्सन होता है उसमें जल एक ध्रुवीय माध्यम है, इसलिए उसकी चालकता अधिक होती है। तो जो भी इमल्सन है हम उनकी उसकी चालकता ज्ञात करेंगे। यदि हमें इमल्सन की चालकता कम प्राप्त होती है, बहुत कम, तो इसका मतलब वो वाटर इन ऑयल प्रकार का पायस है, लेकिन उसकी चालकता ज़्यादा है, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो पा रही है, तो इसका मतलब वो ऑयल इन वाटर यानी कि जलीय प्रकार का पायस है। ठीक है। इसी तरह से तीसरी विधि है तनुता विधि। तनुता विधि का मतलब होता है कि हमें जो भी इमल्सन हमें दिया गया उसको तनु करके देख देंगे। हम तनु करने के लिए हमें ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि जब हम इमल्सन को तनु करते हैं तो केवल परिक्षेपण माध्यम के द्वारा तनु कर सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था अगर हम उसमें मिलाएंगे तो उसमें नहीं घुलेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि परीक्षित प्रावस्था हम और मिलाएंगे तो वो अलग पृथक परत के रूप में अलग हो जाएगी। लेकिन परिक्षेपण माध्यम अगर मिलाते हैं तो वो मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास तेलीय पायस है, ठीक है ना, और हमने उसमें तेल मिलाया तब तो वो विलय हो जाएगा और तनुकरण हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसमें पानी मिला दिया तो उसका तनुकरण नहीं होगा, बल्कि पानी अपनी एक अलग परत बनाकर पृथक रूप से दिखाई देने लगेगा। तो पानी मिलाने पर अगर हमें पृथक परत दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो तेलीय पायस है। लेकिन अगर पानी मिलाने पर वो पानी उस पायस में अच्छी तरह से घुल गया, इसका मतलब वो जलीय पायस है। इसी तरीके से तेल से कर सकते हैं हम कि अगर तेल मिलाने पर उसमें हमें अगर पृथक से परत दिखाई दे रही है तो वो जलीय पायस है, विपरीत प्रकृति का है। ठीक है ना। और अगर हमें तेल हम मिलाए और तेल वो पूरी तरह से घुल गया, इसका मतलब तेलीय पायस है। ठीक है ना। इसी तरह से एक विधि और काम में ले सकते हैं हम श्यानता विधि। ठीक है ना। श्यानता विधि क्या होती है? श्यानता विधि में हम विस्कासिता या श्यानता की गणना करेंगे या मान ज्ञात करेंगे। तो अगर हमें जो भी हमारा इमल्सन है उसकी श्यानता का मान बहुत कम है, यानी हमें देखने में वो पतला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पतला दिखाई दे रहा है, ज़्यादा अधिक तरल रूप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो ऑयल इन वाटर टाइप का पायस है, यानी कि जल में तेल, जलीय पायस है। ठीक है ना। अगर श्यानता कम है तो इसका मतलब वो जलीय पायस के रूप में है, लेकिन देखने में ही हमें वो गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है, यानी कि उसकी श्यानता ज़्यादा महसूस हो रही है, इसका मतलब वो तेलीय पायस है। और तेलीय पायस का मतलब होता है वाटर इन ऑयल, यानी कि तेल में जल। तो इस तरह से इनमें से किसी भी विधि द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा पायस वाटर इन ऑयल प्रकार का है, यानी कि तेलीय है, या ऑयल इन वाटर प्रकार का है, यानी कि जलीय है। अब हम बात करते हैं पायसों के अनुप्रयोगों की, कि पायसों का हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है। सबसे पहला अनुप्रयोग तो देखो कि अपनी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, है ना, वो अधिकांशतः इस पायस के रूप में ही होती हैं। कौन सी दवाइयाँ? जो हम त्वचा पर काम में लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी प्रकार का मरहम है, ठीक है, या क्रीम है, जो बॉडी लोशन है जो अपन यूज़ करते हैं विंटर्स में, ये सभी पायस होते हैं। ठीक है। इनमें ज़्यादा भी जो पायस होते हैं, लगभग ये वाले पायस जो है तेलीय प्रकार के होते हैं, यानी कि तेल ज़्यादा होता है और क्रीम कम या पानी कम होता है। ठीक है ना। तो ये सभी जलीय पायस, सॉरी, तेलीय पायस होते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं अपन साबुन की अपमार्जन क्रिया। मैंने बताया था आपको साबुन की अपमार्जन क्रिया में क्या होता है, जो साबुन के जो कण होते हैं उनका जो अध्रुवीय सिरा होता है वो चिकनाई पर जुड़ जाता है, और उनका ध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल की तरफ कार्य करता है। यानी साबुन जो होता है वो क्या करता है कि चिकनाई और जल का जो पायस बन रहा है उसके बीच में पायसी कारक के रूप में काम करता है, यानी कि उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो उनको जोड़ने की वजह से वे आसानी से सतह से दूर भी हो जाता है। तो साबुन की अपमार्जन क्रिया भी पायसीकरण का एक उदाहरण है। जल व चिकनाई के कणों के मध्य साबुन के अणु पायसी कारक का कार्य करते हैं, जिससे चिकनाई और जल के अणु मिलकर
इमल्सन या पायस बना लेते हैं और जल से धोने पर वो आसानी से पानी में बह जाते हैं। ठीक है ना। अगला है, हमारे शरीर में जो भोजन का अवयव होता है वसा, मुख्य अवयव है एक। इसका जो पाचन होता है हमारे शरीर में पायसीकरण के कारण ही होता है। हमें पता है कि वसा का जो पाचन होता है हमारे शरीर में शुदांत्र में होता है, ठीक है ना, यानी छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में पित्त रस से पित्त छोड़ा जाता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो वो जो क्षारीय द्रव होता है, वो क्षारीय द्रव इस वसा के साथ मिलकर जल में इसका पायसीकरण करवा देता है। और पायसीकरण करने से इसका एक विलयन बन गया, एक इमल्सन बन गया और उस इमल्सन पर एंजाइम आसानी से कार्य कर लेते हैं और वसा का पाचन कर लेते हैं। ठीक है ना। अगला इसका अनुप्रयोग है धातुकर्म की झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि जो होती है यह सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है ना। याद रखना है ये चीज़ कि जो झाग प्लवन विधि है वो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में काम ली जाती है। और सल्फाइड अयस्क कौन से हैं? सल्फाइड अयस्क जैसे है HGS जिसको हम सिनेबार भी कहते हैं, PbS जिसे हम गैलेना भी कहते हैं, ठीक है ना, ZnS जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जिनमें सल्फाइड होता है, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइटिस CuFeS2 जिसको हम कॉपर पायराइटिस भी कहते हैं, इनमें सब में सल्फाइड है, तो ये सल्फाइड है, इसको कहलाते हैं। इनका सांद्रण हम झाग प्लवन विधि के साथ करते हैं। सांद्रण का मतलब होता है इसमें से अशुद्धियों को हटाना और अयस्क की मात्रा को बढ़ाना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क का बारीक चूर्णन कर लेते हैं और उस बारीक चूर्ण को पानी से धोकर उसको जल में पायस बनाते हैं। अब वो बारीक चूर्ण जो होता है वो जल में घुलता नहीं है, तो उसमें पायसी कारक के रूप में या इसको तेल मिक्स करने के लिए उसमें हम चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल डालते हैं। ठीक है, जो पायस बना देता है, पायसी कारक का कार्य करता है। अब जब इसमें वायु प्रवाहित की जाती है तो ये जो अयस्क के कण होते हैं, ठीक है, जो इस पायसी कारक के कारण इमल्सन के रूप में आ गए हैं, वो हवा से झाग के रूप में सतह पर आ जाते हैं और उस सतह को हम आसानी से पृथक कर लेते हैं। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो तो उसी पात्र में रह जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, और जो सांद्रित अयस्क होता है वो ऊपरी सतह पर आता है जिसे हम आसानी से पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार झाग प्लवन विधि भी पायसीकरण का ही एक उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनका एक प्रकार होता है इमल्सन, जिनमें जल और तेल दो प्रकार की प्रावस्थाएं हो सकती हैं। अगर तेल प्रावस्था वितरण माध्यम के रूप में है या परिक्षेपण माध्यम के रूप में है तो उसे हम जलीय पायस कहते हैं, और अगर तेल प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के रूप में है तो उसे हम तेलीय पायस कहते हैं। और उन तेलीय पायसों की हम आसानी से किसी भी विधि द्वारा, श्यानता द्वारा, चालकता द्वारा, तनुता द्वारा या उनके रंग द्वारा, सूचक द्वारा आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं ये हमें समझ में आ गए हैं। जो कार्य रक्षी कोलाइड का सॉल्स के लिए होता है वही कार्य पायसी कारक का इमल्सन के लिए भी होता है। और मुझे लगता है आपको इमल्सन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।